साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। इस कार्यक्रम के जरिए हम कोरोना काल में आत्मनिर्भरता के नए अवसरों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। खुद से देखभाल और होम आइसोलेशन पर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए DGFT कोविड-19 हेल्प डेस्क का संचालन। पंजाब के किसानों के खाते में 8,180 करोड़ रुपए सीधे स्थानांतरित किए गए। CMIR द्वारा विकसित ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी कोविड-19 मरीजों के इलाज में प्रभावी सिद्ध हो सकती है। इस्पात संयंत्रों द्वारा 3,131 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। कोविड के प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह 3 ने NGOs के साथ बैठक की। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड प्रबंधन में सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कोविड के प्रबंधन में सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों और अभियानों की समीक्षा की। रक्षा प्रमुख ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट स्थित कोविड अस्पतालों में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। अन्य चिकित्सा अधिकारियों जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उनसे अनुरोध किया गया कि वे परामर्श के लिए अपनी सेवाएं चिकित्सा आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री को ये भी बताया गया कि कमांड मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय और इसी तरह के नौसेना एवं वायुसेना के मुख्यालय में स्टाफ अपॉइंटमेंट पर तैनात सभी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा। रक्षा प्रमुख ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि अस्पतालों में डॉक्टरों के पूरक कार्यों में सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को ये भी जानकारी दी गई कि सशस्त्र बलों के विभिन्न प्रतिष्ठानों में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के लिए जारी किए जाएंगे। रक्षा प्रमुख ने ये भी कहा कि वे बड़ी संख्या में चिकित्सा सुविधाएं तैयार कर रहे हैं और जहां संभव हो सकेगा सैन्य चिकित्सा से जुड़ी अवसंरचना को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना द्वारा भारत और विदेशों में ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। वर्तमान कोरोना महामारी के बीच किसान और खेतीहर मजदूर खेतों में पसीना बहा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इस बार देश में 3,15,80,000 हेक्टेयर रकबे में गेहूं बोया गया। 80% से भी ज्यादा फसल कट चुकी है, यानी कटाई अब आखिरी दौर में है। राजस्थान में 99%, मध्य प्रदेश में 96%, उत्तर प्रदेश में 80%, हरियाणा में 65% और पंजाब में 60% तक गेहूं काटा जा चुका है। उम्मीद है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अप्रैल के अंत तक कटाई पूरी हो जाएगी। दालों की बात करें तो इस बार 1,58,10,000 हेक्टेयर में बोई गई दलहनी फसलों में
चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पहले ही पूरी हो चुकी है। जहां तक गन्ने का सवाल है तो इस साल 48,52,000 हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की फसल लगी थी। इसमें से छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में कटाई पूरी हो गई है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 92 से 98% फसल काटी जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में 84% ही कटाई हो पाई है। अनुमान है कि ये मई के मध्य तक जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 45,32,000 हेक्टेयर में बोई गई धान में से 18,73,000 हेक्टेयर की कटाई हो चुकी है। बाकी फसल भी कटाई के लिए तैयार हो रही है। तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई लगभग 70 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इसमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम में कटाई का काम पूरा हो चुका है। हरियाणा में भी कटाई लगभग पूरी हो गई है और पंजाब में करीब 77% काम हुआ है। मूंगफली की बुआई 7,34,000 हेक्टेयर में की गई थी। इसकी 62% से ज्यादा फसल काटी जा चुकी है। पंजाब के किसानों के खाते में करीब 8,180 करोड़ रुपए सीधे स्थानांतरित किए गए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। पहली बार पंजाब के किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। करीब 8,180 करोड़ रुपए पहले ही सीधे पंजाब के किसानों के खातों में भेज दिए गए हैं। 2021-22 की मौजूदा रबी विपणन सत्र में भारत सरकार ने वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसल की खरीद जारी रखी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य खरीद राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में गेहूं की खरीद तेज गति से चल रही है। 25 अप्रैल 2021 तक 222.33 LMT से अधिक फसल की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 77,57,000 मीट्रिक टन फसल की खरीद की गई थी। 25 अप्रैल 2021 तक की गई 222,33,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से पंजाब 84,15,000 मीट्रिक टन, हरियाणा 71,76,000 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश 51,57,000 मीट्रिक टन ने प्रमुख योगदान दिया है। करीब 21,17,000 गेहूं के किसानों को पहले से ही 43,912 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ मौजूदा रबी विपणन सत्र में खरीद अभियानों से लाभान्वित किया जा चुका है। 25 अप्रैल 2021 तक पंजाब में लगभग 8,180 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 4,668 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। इस वर्ष सार्वजनिक खरीद के इतिहास में तब एक नया अध्याय जुड़ा, जब हरियाणा और पंजाब ने MSP के अप्रत्यक्ष भुगतान का तरीका छोड़ते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे भेजने का तरीका अपनाया। इससे पंजाब व हरियाणा के किसान काफी खुश है, क्योंकि वन नेशन वन MSP वन DBT के तहत पहली बार उन्हें बिना किसी देरी और काट छाट के अपनी फसलों की बिक्री के लिए सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि खुद से देखभाल कैसे करें और अगर होम आइसोलेशन में हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पैदा होने के बाद नए दिशा निर्देशों की जरूरत पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुष मंत्रालय ने आज आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कोविड-19 महामारी के दौरान खुद से देखभाल को लेकर
होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीजों और आयुर्वेद एवं यूनानी निवारक उपायों के लिए है। ये मुख्य रूप से कोविड-19 के खुद से देखभाल और घरेलू प्रबंधन पर केंद्रित है। देश में कोविड प्रभावित परिवारों के विशाल बहुमत को अस्पतालों से बाहर इस महामारी से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीजों और खुद से देखभाल के लिए निवारक उपायों को लेकर जारी ये दिशा निर्देश शास्त्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी ग्रंथों, अनुसंधान अध्ययन के परिणामों, रिपोर्टों एवं अंतर विषयक समिति की सिफारिशों पर आधारित है। ये उभरती हुई स्थितियों में कोविड-19 से निपटने में हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। आयुष मंत्रालय ने आयुष्वाद यानी आयुर्वेद जैसे रेडीमेड फॉर्मुलेशन को बढ़ावा दिया है। ये 4 औषधीय अवयवों का एक सरल मिश्रण है। मौसमी बदलावों को देखते हुए मरीजों के विधान में ये सलाह दी है कि वासा यानी मालाबार अखरोट, यष्टि मधु यानी मुलैठी जड़ और गुडुचि यानी गिलोय को आवश्यकता के अनुरूप क्वाथ में मिलाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए होम आइसोलेशन के दौरान कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन को लेकर आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों तक इन दिशा निर्देशों के बारे में तत्काल सूचना पहुंचाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए DGFT कोविड-19 हेल्प डेस्क का संचालन किया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कोविड-19 मामलों में आई तेजी को देखते हुए निर्यात एवं आयात की स्थिति और व्यापार हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों की निगरानी करने का काम शुरू किया है। DGFT ने तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े मुद्दों में मदद करने और उनका उपयुक्त हल तलाशने के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क चालू किया है। ये कोविड-19 हेल्प डेस्क वाणिज्य विभाग या DGFT आयात एवं निर्यात के लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं, सीमा शुल्क मंजूरी में होने वाली देरी और उससे पैदा होने वाली जटिलताओं, आयात व निर्यात प्रलेखन मुद्दों, बैंकिंग मामलों आदि से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देगा। हेल्प डेस्क केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों से जुड़े मुद्दों का पता लगाएगा, उनका संकलन करेगा और उनसे मदद जुटाने एवं संभव हल प्रदान करने के लिए समन्वय करेगा। सभी हितधारक, विशेष रूप से निर्यातक और आयातक DGFT वेबसाइट पर जानकारी डाल सकते हैं और अपनी उन समस्याओं से जुड़ी जानकारी डाल सकते हैं जिन्हें लेकर उन्हें मदद चाहिए। DGFT की वेबसाइट dgft.gov.in। वैकल्पिक रूप से कोई व्यक्ति विशेष शीर्षक कोविड-19 हेल्प डेस्क के साथ ईमेल ID dgftedi@nic.in पर अपनी समस्याएं भेज सकता है या फिर टोल फ्री नंबर 1800-111-550 पर कॉल कर सकता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत के कृषि व्यापार में 2020-21 के दौरान जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया कोरोना महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति को बनाए रखना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं।
लेकिन भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने न पाए। इस काम के लिए निर्यात को बनाए रखना जरूरी था। 2019-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का कारोबार सरप्लस में रहा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान भी कृषि और उससे जुड़ी जिन्सों का 2,74,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 18.49% ज्यादा है। निर्यात में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी गेहूं और अन्य अनाजों के अलावा गैर बासमती चावल, सोया मील, मसाले, चीनी, कपास, ताजी सब्जियां, प्रसंस्कृत सब्जियां और मादक पेय में दर्ज की गई। गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज हुई। आंकड़ों के अनुसार गेहूं का निर्यात 425 करोड़ से बढ़कर 3,283 करोड़ रुपए और दूसरे अनाजों का निर्यात 1,318 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,542 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह गेहूं के निर्यात में वृद्धि 727% रही। देश ने गैर बासमती चावल के निर्यात में भी 132% की वृद्धि दर्ज की। 2019-20 में गैर बासमती चावल का निर्यात 13,030 करोड़ रुपए था और जो 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपए हो गया। निर्यात में ये वृद्धि कई वजहों से हुई, जिनमें से प्रमुख थी तिमोर लेस्ते, पपुआ न्यू गिनी, ब्राजील, चिली और प्यूर्तो रिको के बाजारों पर भारत का कब्जा होना। इन देशों के अलावा टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मेडागास्कर, इराक, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, वियतनाम और तंजानिया गणराज्य को भी निर्यात किया गया। सोया मील के निर्यात में बढ़ोतरी 132% रही। 2019-20 के 3,087 करोड़ रुपए के मुकाबले 2020-21 में इसका निर्यात 7,224 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह मसालों का निर्यात 23,562 करोड़ रुपए की तुलना में 26,257 करोड़ रुपए, चीनी का 12,226 करोड़ रुपए की तुलना में 17,072 करोड़ रुपए, कपास का 6,771 करोड़ रुपए की तुलना में 11,373 करोड़ रुपए, ताजी सब्जियों का 4,067 करोड़ रुपए की तुलना में 4,780 करोड़ रुपए और प्रसंस्कृत सब्जियों का निर्यात 1,994 करोड़ रुपए के मुकाबले 2,846 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। आयात की बात करें तो कृषि और संबद्ध वस्तुओं का आयात अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान 1,41,034 करोड़ 25 लाख रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1,37,014 करोड़ 39 लाख रुपए था। यानी इसमें 2.93% की मामूली वृद्धि हुई। कोविड-19 के बावजूद कृषि क्षेत्र का व्यापार संतुलन भी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान पर्याप्त मात्रा में बढ़कर 1,32,579 करोड़ 69 लाख रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये 93,907 करोड़ 76 लाख रुपए था। CMEIR द्वारा विकसित ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी कोविड-19 मरीजों के इलाज में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। CSIR CMERI दुर्गापुर ने ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिक विषय पर 25 अप्रैल 2021 को MSMEDI रायपुर छत्तीसगढ़ और भारत सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक वेबिनार का आयोजन किया। MSMEDI रायपुर के संयुक्त निदेशक और HOO डॉक्टर VR सिरसर्थ ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि इस समय समूचा राष्ट्र कोविड-19 महामारी के कारण संकट के दौर से गुजर रहा है और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन परिस्थितियों के बीच CSIR CMERI द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्रभावी सिद्ध हो सकती है। इस प्रौद्योगिकी में अद्भुत क्षमता है। उन्होंने सभी सहभागी उद्योगों और उद्यमियों से इस कठिन घड़ी में आगे आने और चिकित्सा उपयोग हेतु इस यंत्र का शीघ्र अतिशीघ्र उत्पादन करने का आग्रह किया। CSIR CMERI के निदेशक प्रोफेसर हरीश हिरानी ने अपने संबोधन में कहा कि CSIR
CMERI ने एक ऐसी ऑक्सीजन संवर्धन इकाई विकसित की है जिसे आसानी से उपलब्ध तेल मुक्त कंप्रेशर की आवश्यकता होती है। ये यूनिट अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उन मरीजों के लिए आसानी से पहुंचाई जा सकती है जिन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की यूनिट के उत्पादन में उत्पादकों को न सिर्फ CSIR CMERI से मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि इसके लिए कच्चे माल के स्रोतों के संबंध में भी उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। CSIR CMERI दुर्गापुर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुपम सिन्हा ने ऑक्सीजन संवर्धन इकाई से जुड़ी तकनीक के संबंध में वेबिनार में प्रस्तुति दी। ये तकनीकी 2 उद्योगों को हस्तांतरित की जा चुकी है। ये इकाई चिकित्सा उपयोग वायु की 15 LMP तक आपूर्ति कर सकती है, वो भी ऑक्सीजन की 90% से अधिक शुद्धता के साथ, और यदि आवश्यकता पड़े तो ये ऑक्सीजन की 30% शुद्धता के साथ 70 LMP के स्तर तक की आपूर्ति कर सकती है। कोविड प्रबंधन को लेकर अधिकार प्राप्त समूह 3 और NGO में बैठक हुई। क्या कुछ चर्चा की गई, आइए डालते हैं एक नजर। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के क्रम में नीति आयोग के CEO श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह 3 ने कोविड के मामलों में हाल में हुई वृद्धि से उत्पन्न प्रभावों से निपटने के बारे में आज 1 लाख से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ समन्वित रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य श्री कमल किशोर और विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गैर सरकारी संगठनों व सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों को ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क की छूट, 18 वर्ष से ऊपर की आबादी के लिए टीकाकरण की शुरुआत, 2 महीनों के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना है और लॉजिस्टिक संबंधी बाधाओं को दूर करना आदि जैसे सरकार द्वारा किए गए हाल के पहलों के बारे में बताया गया। नीति आयोग के CEO ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने में सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रयासों की सराहना की और उनका धन्यवाद दिया और उनसे कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रबंधन में अपना निरंतर समर्थन और प्रयास जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने उनसे उन जागरूकता अभियानों जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में डाउनलोड किया जा सकता है और आम मिथकों को दूर करने और कोविड टीकाकरण के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए indiafightscovid.com पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही लोगों तक पहुंचने पर जोर भी दिया गया। और आइए अब देखते हैं कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक किसान की दास्तान। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को इस वर्ष खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान ने 1978 में खेती की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने उनका साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे स्वीट कॉर्न, बेबीकॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबीकॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबीकॉर्न की खेती की शुरुआत की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और फिर वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। कंवल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबीकॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया।
आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के भी सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की ताकि गांव में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत ना हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होते हैं। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्योरी भी तैयार करते हैं। आज वो खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली है। साथ ही युवा किसानों को कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोरोना काल में किसानों को सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए देखते हैं इस पर यह रिपोर्ट। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।